किसी को पता है? लिखो, चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है फिजिकल क्वांटिटी, उसी तरीके से चार्ज भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर सपोज करो कि किसी बॉडी के पास चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो कर पाए। क्लियर है? चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी like mass, length, time, etc., which is responsible for electric behavior of any material. अगर किसी मटेरियल के पास चार्ज है तो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज है कि वो इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेगा। क्लियर है? चार्ज के बारे में पता क्लियर चला कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मटेरियल के इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करने के लिए। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास चार्ज है तो मैं इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो कर सकता हूँ, या आपके पास चार्ज है तो आप भी इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। क्लियर? यस। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे कि चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी, कुछ कुछ चीजें लिखते भी चलेंगे, ठीक है ना। चार्ज इज द physical quantity which is responsible for electric behavior of any material। यानी कि चार्ज क्या है? चार्ज एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ एनी मटेरियल। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? किसी को पता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज किसी को पता है? कूलम। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अच्छा, ये स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? स्केलर। वेरी गुड, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चलिए, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं बताइए? कितने? There are two types of charge. Two types of charge. कौन कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? दो टाइप के चार्ज होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये बोला जाता है कि सर हमने प्रोटॉन को ही पॉजिटिव क्यों माना, इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव क्यों माना? तो ये तो जस्ट ऐसे है जैसे कि अगर मेरा नाम है प्रणीत, तो मेरा नाम प्रणीत क्यों पड़ा? इसका पीछे तो कोई रीजन तो है नहीं, नाम बस इसीलिए रख दिया गया ताकि पहचान हो सके। कि अगर अब मान लो कि किसी का नाम ही नहीं रहता तो बोलते ए, तो ए के चक्कर में 50 देखने लगते, ए सुनो तो कौन सुनो। तो उसी तरीके से ये दो टाइप का चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज हुआ उसको पॉजिटिव माना गया, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हुआ उसको क्या माना गया? नेगेटिव माना गया। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज अज्यूम्ड पॉजिटिव और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड नेगेटिव। क्लियर है इतना? यस सर। जब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बता देंगे। ओके, ले लिए? हाँ सर। तो हम लोग सब चीज लिखते चलेंगे क्योंकि बोर्ड में कुछ भी पूछा जा सकता है,
तो हम सभी छोटा से छोटा पॉइंट भी मेंशन करते चलेंगे और साथ में हम लोगों का क्या रहेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है मन में उसे पूछना है बिना सोचे। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं नहीं पूछूंगा सामने वाला क्या सोचेगा या और कौन क्या सोचेगा, सब यही सोचने के चक्कर में रह जाते हैं और कोई पूछता नहीं है। तो अगर मन में किसी तरह का कोई डाउट हुआ कि सर आपने ये बोला, आप जल्दी जल्दी में बोल गए, समझ में नहीं आया, या आपने ऐसे समझाया था मेरे को समझ में नहीं आया, आपको बोलते रहना है कि और वो पूछते रहना है, तब तक पूछते रहना है जब तक कि 100% क्लियर ना हो जाए। क्योंकि अभी हम लोग बैठे हुए हैं वर्चुअली, क्लासरूम में बैठे रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जो चीजें समझ में ना आए उसे बार बार पूछना है और क्लियर करना है। ओके, चार्ज ऑन प्रोटॉन is assumed positive, charge on electron is assumed negative। अच्छा, सेम टाइम के चार्ज अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है? रिपेल करता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन। रिपल्सन, वेरी गुड। सेम टाइप का जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। अगर वही अपोजिट नेचर का हो तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर while opposite types of charges attract each other। यानी कि प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास लाकर रखोगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक साथ लाकर रखोगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और हमें भी पता है सेम नेचर के लोग एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ईगो आ जाता है, बोलता है कि चल निकल ले, तेरी जरूरत क्या है। लेकिन वही एक थोड़ा सा पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक थोड़ा सा मीडियम है, तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की जरूरत होते हैं। इट मीन्स कि जो इसको कम आता है वो ज्यादा वाले से सीखना चाहता है, और जिसको ज्यादा आता है वो कम वाले को सिखाना चाहता है, ताकि उसका नॉलेज और डेवलप हो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अपोजिट नेचर वाले लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम नेचर वाले लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्लियर है? तो जो चार्जेस सेम होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जो अपोजिट होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कोई डाउट? नो सर। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा, चार्ज के कौन कौन से बेसिक प्रॉपर्टीज होता है पता है आप लोगों को? हालांकि अट्रैक्शन और रिपल्सन भी एक तरह का प्रॉपर्टी ही है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं पता है? कोई बात नहीं है, नहीं पता है, बोलना है, शर्माना बिल्कुल नहीं है। देखो अगर तुमको सब कुछ आता तो फिर यहाँ पढ़ने की बात है, तो अगर नहीं आता है तो शर्माना उसमें नहीं है, कुछ बोलना है कि हाँ मेरे को नहीं आता है या आता है, जो भी है क्लियर कर। ओके, 3 प्रॉपर्टी पढ़ना है। चार्ज का जो प्रॉपर्टी है 3 है, कौन कौन सा? एक एडिटिव नेचर, ये क्या है, एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सेकेंड क्या पढ़ रहा है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
एक एक करके हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद से लिखेंगे भी। जैसे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में जितने चार्ज दिए हुए हैं उनका टोटल चार्ज निकालना है, तो सिंपल अलजेब्रिक सम कर दीजिए। जैसे सपोज करिए कि एक ये सिस्टम है, इसमें 2 कूलम, 4 कूलम, -6 कूलम, 8 कूलम, ये पूरा चार्ज दिया है। तो एडिटिव नेचर में जो Q टोटल होगा वो क्या होगा, सारे चार्ज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। यानी कि एडिटिव नेचर का मतलब होता है कि सिस्टम पे जितना चार्ज दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे चार्ज को सिंपली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अब आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर यहाँ पर तो निगेटिव चार्ज दिया है और आपने यहाँ पे निगेटिव लिख दिया, जबकि आपने बोला था कि अलजेब्रिक सम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एडिशन होना चाहिए, लेकिन आपने नेगेटिव साइन दे दिया। ऐसा क्यों किया आपने? तो मैंने इसलिए किया क्योंकि चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव साइन के साथ दिया हुआ है तो उसको एज इट इज लिखते हैं। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी में अगर कोई साइन नेगेटिव दिया हुआ है तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ ही रखते हैं। तो क्या हुआ, टोटल चार्ज हमारा कितना आ जाएगा, जरा बताना ऐड करके। 8 4 12 और 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यानी कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब समझ में आया कि सिस्टम में जितना भी चार्ज है उसका टोटल चार्ज अगर निकालना है तो सिंपली सबका अलजेब्रिक सम ले लो, वही क्या कहलाएगा, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टी समझ में आया? यस। अगर मान लो किसी के मैंने एक क्यूब बना दिया, क्यूबाइड बना दिया, सपोज करो इस क्यूबाइड में ढेर सारे चार्ज दे दिए, 8 कूलम, -9 कूलम, 10 कूलम, 12 कूलम, 15 कूलम, 18 कूलम। तो अब इसमें क्यू टोटल पूछा जाएगा तो कितना होगा, जरा बताना। इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा? $54 coulombs. 54. वेरी गुड। तो आपने क्या किया, सिंपली आपने ये किया कि जितने चार्जेस दिए थे आपने उन सबका अलजेब्रिक सम कर लिया। यही होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत? कोई भी पूछेगा कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करो तो कर सकते हो, तो क्या बोलोगे, द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी या द टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी is the algebraic sum of individual charges, the algebraic sum of the individual charges। कोई दिक्कत? यानी कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो इंडिविजुअल चार्ज का अलजेब्रिक सम होगा। अलजेब्रिक सम मतलब डायरेक्ट ऐड कर देना। कोई दिक्कत? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में क्या लिखोगे, कोई बोलेगा? कोई बच्चा जो समझा हो ठीक से, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे में क्या बोलेगा कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। क्लियर या नहीं? सर क्लियर है। क्लियर है ना, वेरी गुड। तो इसको थोड़ा सा रफ करें। यस। इसको रफ कर किया जाए। अब दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए हम लोग को तो नोट्स बनाना ही है खुद से, और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि चैप्टर के एंड में आपको एक पीडीएफ सेंड कर दिया जाए जिसमें बेसिक नोट्स वगैरह जो 12th के लिए होता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए होगा, शॉर्ट रिवीजन पर्पस से होगा।
जो हम लोग नोट्स बनाएंगे अपने नोटबुक में ही बनाएंगे, ठीक है ना। सेकेंड, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मीनिंग समझते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। इसका सिंपल मीनिंग होता है द चार्ज ऑफ ए बॉडी is equal to the integral multiple of basic charge। बेसिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा हमेशा इंटीजर के मल्टीपल में होगा। जैसे सपोज करो घर में एक ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर सेकंड फ्लोर होता है, फिर थर्ड फ्लोर होता है। इनके बीच में ऐसा कोई नहीं होता है कि ये 2.5वां फ्लोर है, ये 3.5 फ्लोर है, ये 1.5 फ्लोर है, या ये 2.5 है या 3.5, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी होता है वो किसके मल्टीपल में होता है, इंटीजर के मल्टीपल में होता है, उसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन। So the charge of a body is equal to the integral multiple of basic charge, that is electron, यानी कि Q is equal to N into E, और N हमारा क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। तो आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि सर तो क्या चार्ज कभी किसी बॉडी पे फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है? तो नहीं, किसी भी बॉडी पे चार्ज फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक अलग डिफिनीशन अगर समझे, अलग तरीके से समझने की कोशिश करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर, मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखो, Q is equal to 4 कूलम, 9 कूलम, 5/4 कूलम, 8/7 कूलम। अगर पूछा जाए तो ये तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बट फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि सर फ्रैक्शनल पॉसिबल क्यों नहीं है? तो फ्रैक्शनल पॉसिबल इसीलिए नहीं है कि मान लो कि आपके बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे बॉडी पे जा रहा है, सपोज कर लो कि आपके बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे बॉडी पे जा रहा है, तो वो पूरा का पूरा निकल के जाएगा या अपना आधा पार्ट अंदर रख देगा? मान लो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जा रहा है, तो क्या होगा, उसका कुछ पार्ट अंदर रह जाएगा और कुछ पार्ट बाहर रह जाएगा, कि पूरा का पूरा बाहर जाएगा? पूरा का पूरा बाहर जाएगा। इसीलिए कभी भी चार्ज फ्रैक्शनल नहीं होता है। क्लियर हुआ? चार्ज फ्रैक्शनल नहीं होता है, क्योंकि अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी पे जाएगा, जैसे मान लो कि मैं न्यूट्रल हूँ, तुम भी न्यूट्रल हो, यानी कि तुम्हारे पास भी कोई चार्ज नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मेरे से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो जब मेरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आपके पास गया, तो जब आपके पास गया तो ये कंप्लीटली मेरे से निकला होगा, तो कंप्लीटली निकला होगा तो मेरे पे चार्ज जो आएगा वो 1 प्लस आएगा, और आप पे जो चार्ज आएगा वो 1 माइनस आएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका आधा पार्ट कट के मेरे में रह गया और आधा पार्ट आपके पास चला गया। इसीलिए कभी भी बॉडी पे चार्ज फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। अगर कहीं दिखा ऑप्शन में कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता है, तो उस ऑप्शन में अगर कोई फ्रैक्शनल चार्ज दिया हुआ है तो आप उसको टिक कर दोगे। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी पे चार्ज फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ये कौन कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हुआ? और ये फॉर्मूला याद रखना है, Q is equal to Ne, where N is the integer 1 2 3 4 5 6 7 और E is the electrons 1.6 into 10 का पावर -19। हालांकि नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव डाल देते हैं, और 1 प्रोटॉन में सेम चार्ज होता है बट साइन उसका पॉजिटिव। कोई दिक्कत? सर n नेगेटिव हो सकता है? नहीं, n जैसे मान लीजिए कि वो तब नेगेटिव होगा जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन दिखाया गया हो,
और प्रोटॉन तब दिखाया जाए, पॉजिटिव तब होगा जब प्रोटॉन दिखाया गया। यहाँ पे अगर इसको बेसिक लेके चले तो प्लस माइनस दोनों साइन लेके चलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव और प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि इंटीजर, यहाँ n नंबर है, यहाँ n क्या है, नंबर है। नंबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे काउंटिंग में पूछा जाए आपके पास कितना ड्रेस है, तो आप ये नहीं बोल सकती हो कि -7, आप हमेशा क्या बोलोगे 7। अब इसी पे पूछा जाएगा इस बॉडी पे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7, लेकिन निगेटिव साइन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव साइन क्या बताएगा, प्रोटॉन। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ? चलिए अच्छी बात है, रफ करें इसको। सर यस सर। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को बेसिक चार्ज क्यों कंसीडर किया गया? क्योंकि फंडामेंटल है, जिस तरीके से सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया, उसी तरीके से इसको भी कंसीडर किया गया बेसिक चार्ज। क्योंकि शुरुआत तो 1 इलेक्ट्रॉन से होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? यस सर। इरेज कर दें, कोई भी डाउट हो पूछना है, ठीक है, शर्माना नहीं है। क्वेश्चन कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि पेपर टफ आया था या पेपर इजी आया था। पेपर इजी आया था क्या इसका मतलब क्या जिसने मेहनत किया उसका ऐसे ही आ गया? नहीं, आपको अगर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप टाइम के अंदर में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपके लिए पेपर इजी हो गया। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो आप ही के लिए वो पेपर टफ हो गया। तो उसी तरीके से ना कोई क्वेश्चन इजी होता है ना टफ। अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो वो भी ठीक, सीखेंगे क्या होता है। अब थर्ड है कंजर्वेशन। ये तो आप लोग बहुत पढ़े हैं ना? Yes, sir. तो चलिए इसका स्टेटमेंट बोलिए, पढ़े हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Sir, the total charge on a body is always conserved. वेरी गुड। इसको और वे में कैसे बोल सकती हो कि चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी Not be डिस्ट्रॉयड destroyed. और इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू Another body. अगर मेरे जिस क्लासरूम में मैं सपोज करो पढ़ा रहा हूँ, इस क्लासरूम में 200 कूलम चार्ज है, तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा अलग अलग क्लासरूम में और उनका जब सम लीजिएगा तो कितना आएगा? 200। 200. तो लिखिए चार्ज ऑन एनी बॉडी neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one body to another. यानी कि चार्ज किसी भी बॉडी पे ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट ये ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी है भाई। क्या करता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मटेरियल के इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करने। यानी कि अगर आपके पास ये है, जैसे नहीं होता है कि चलो इसके पास स्पोर्ट्स बाइक है, तो स्पोर्ट्स बाइक है तो उसका नेचर होगा कि बाइकर होगा, रेस लगाता होगा, यानी कि कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है। सपोज करो कि अगर ये इंस्टीट्यूट है तो यहाँ का क्या आइडेंटिफिकेशन होगा कि यहाँ पढ़ाई होता होगा। सिंपल थॉट मन में क्या आएगा कि अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे पढ़ाई होती हो। ठीक उसी तरीके से अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो सबसे पहला थॉट आएगा कि इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो कर सकता है। वो बात की बात है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे पहला थॉट जो आएगा वो यही आएगा कि ये इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो कर सकता है। चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, पॉजिटिव और निगेटिव। प्रोटॉन पे जो चार्ज था उसको हम लोगों ने पॉजिटिव माना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हमने निगेटिव माना।
सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई चार्ज क्या होता है जी, तो चार्ज स्केलर होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला कि चार्ज इज इन एडिटिव नेचर, यानी कि एडिटिव नेचर शो करता है। उसमें क्या पढ़ा हमने कि टोटल चार्ज जो सिस्टम का होगा वो इंडिविजुअल चार्ज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। सेकंड हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, यानी Q इज इक्वल टू एनी। कहीं भी कोई पूछता है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल टू एनी। क्लियर। थर्ड हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी बॉडी पे चार्ज ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर भेजा जा सकता है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक। मेन टॉपिक तो ये भी था, बोर्ड में पूछ देता है एक एक नंबर में, तो आपको याद रखना। हम सब चीज पढ़ेंगे, कोई चीज छूटेगा नहीं। अगर कभी कभी लगे कि सर ने तो ये टॉपिक ना पढ़ा के ये टॉपिक पढ़ा दिया, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैंने बोला कि आज ये चैप्टर मेरे तरफ से एंड हो गया, उस दिन कोई टॉपिक बचा नहीं रहेगा। क्लियर है? वो मेरा Yes, sir. अपना तरीका होगा पढ़ाने का। मुझे पता है कि कैसे पढ़ाएंगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा और इफेक्टिव। तो उसके अकॉर्डिंग एक टॉपिक आगे पीछे हो सकता है, तो ये नहीं सोचना है कि सर ने ये टॉपिक छोड़ दिया, नहीं। वो सारे टॉपिक्स होंगे और जब तक आप लोगों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल नहीं जाएगा कि नाउ आई एम कंप्लीट, तब तक वो चैप्टर हम लोग छोड़ के दूसरे चैप्टर पे नहीं बढ़े। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ बताइए। क्या है कूलम्स लॉ? Sir, it states that the force between two charges is Yes. directly proportional to the Hmm. product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. गुड। देखिए, जैसे ये चार्ज है, अगर ये इसको इधर रिपेल कर रहा है और ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, पॉइंट, यहाँ पे चार्ज कोई बड़ा नहीं होगा, सारे के सारे पॉइंट चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होगा। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में या तो रिपल्सिव या तो अट्रैक्टिव कितना फोर्स लग रहा है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, यही बताता है कूलम्स लॉ। ठीक है ना? कूलम्स लॉ क्या बताता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कितना फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है कूलम्स। मतलब नेचर, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, और साथ ही साथ कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, ये कौन बताता है? कूलम्स लॉ। कैसे लिखेंगे बोर्ड में? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, experimental law which determines the electrostatics force between 2 point charges Q1 and Q2 are placed
at a small separation of r. Yani कि it is an experimental law which determines the electrostatic force between 2 point charges Q1 and Q2 are placed at the small separation of r. Suppose करो कि यहाँ पे आपने Q1 रखा और यहाँ पे आपने Q2 रखा r डिस्टेंस पे, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये बताता है कूलम्ब्स लॉ। और वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्सिव, अपोजिट होगा तो अट्रैक्टिव। दिस फोर्स acts in such a way that F directly proportional होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। जब दोनों को कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग above इक्वेशंस, तो F हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी कि जब दोनों चार्जेस को कंबाइन करेंगे इक्वेशंस को, तो हमारा ये आ जाएगा। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि कूलम्ब्स लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ which determines the electrostatic force between 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a small separation of R. दो चार्ज है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये बताता है कूलम्ब्स लॉ। और कैसे लगेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर। दोनों को जब कंबाइन करोगे तो ये मिलेगा। इतना स्क्रीनशॉट ले लो तो। हो गया? Yes, sir. तो जब दोनों को कंबाइन कर दिए तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। तो K हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई। अब साइलेंट नॉट, कुछ इसको ई नॉट भी बोलते हैं, आप जैसा कंफर्टेबल हो बोलिएगा, आप साइलेंट नॉट या ई नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और यूनिट कैसे लिखेंगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और चार्ज का होता है कूलम, तो कूलम स्क्वायर। जिसमें अब साइलेंट नोट को जो बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? एक टर्म होता है, बता रहे हैं, एक टर्म होता है अपसाइलेंट, सब बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एक होता है अपसाइलेंट आर, जिसकी वैल्यू होती है अपसाइलेंट अपॉन अपसाइलेंट नॉट, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। सब बताया। परमिटिविटी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी मीडियम में, फ्री स्पेस हो या एयर की बात की गई हो या किसी भी मीडियम की बात की गई हो, परमिटिविटी वो डिटरमाइन करता है एक्चुअली दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स जो लग रहा है वो किस फैक्टर से लग रहा है, वो डिफाइन करता है परमिटिविटी। सपोज करो कि हमें फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, अचानक आपने दो चार्ज पार्टिकल को केरोसिन ऑयल में ले जाकर रख दिया, तो जिस फैक्टर से
जिस फैक्टर से फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी एक तरह का कांस्टेंट है जो कि दो चार्ज के बीच के फोर्स की वैल्यू को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्लियर है? अलग अलग मीडियम की पहचान है, एक तरह से बोल दे तो मीडियम का आइडेंटिफिकेशन है कि किस मीडियम की बात की जाए। क्लियर है? Yes. अब सपोज करो कि अभी तो ये फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं या एयर की बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक चार्ज पार्टिकल को कहां पे रख दिया जाए, ऑयल में रख दिया। ऑयल के अंदर आपने दो चार्ज पार्टिकल को रख दिया और तब उनके बीच का फोर्स का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाय के Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन r। ये रिलेटिव परमिटिविटी जिस मीडियम में रखे हैं उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइड हो जाएगा इनटू r स्क्वायर। क्लियर है? रिलेटिव परमिटिविटी को कुछ लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलता है। क्यों बोलता है ये आप लोगों को सेकंड चैप्टर में ज्यादा क्लियर होगा। रिलेटिव परमिटिविटी को कुछ लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहता है, तो क्यों कहता है इसका डिस्कशन सेकंड चैप्टर में हम लोग करेंगे। और अगर मान लीजिए किसी मीडियम में एयर और स्पेस के अलावा अगर कहीं पूछ दिया गया कि ऑयल में है या लकड़ी में है या कहीं भी है तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा, उसके रिलेटिव परमिटिविटी से सिंपली डिवाइड कर देंगे तो हमारा फोर्स उस मीडियम का क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. चलिए अब हम लोग आते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन भी है, सारा चीज डिस्कस होगा। अच्छा, माइक्रो में कितना होता है 10 का पावर? -6. वेरी गुड। क्वेश्चन है फाइंड द electrostatic force between 2 point charges 2 microcoulomb and 3 microcoulomb are placed at the separation of 3 cm। आता भी है, उसके बाद भी एक सीख ले, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, और कितने सेपरेशन पे रखा गया है, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले Q1 की वैल्यू लिख लिए 2 माइक्रो, यहीं पे इसकी वैल्यू चेंज कर लेंगे ऐसा यूनिट। Q2 कितना है, 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10 का पावर -6 कूलम। R कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 × 10 का पावर -2 मीटर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 का पावर 9। Q1 कितना है, 2 × 10 का पावर -6। Q2 कितना है, 3 × 10 का पावर -6। R की वैल्यू कितनी है, 3 × 10 का पावर -2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 9 × 10 का पावर 9, 3 2 जा 6 × 10 का पावर -12। क्यों, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, अपॉन 9 × 10 का पावर -4। ये कट जाएगा, -4 को जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 मिलके हो जाएगा 13, और 13 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 60 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? अब तो आप लोगों का स्कूल 15 मई तक बंद हो गया।
हो गया? यस सर, हो गया। चलिए लिखिए क्वेश्चन 1। बोले फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges 3 microcoulomb and -3 microcoulomb. Find the electrostatic force between 2 point charges 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are placed at the separation of 3 centimeter. सर 90 न्यूटन। सबका 90 न्यूटन आया है। नेगेटिव क्यों नहीं लिखे आप लोग? सर क्योंकि फोर्स नेगेटिव ही है। नहीं, फोर्स नेगेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिखते क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में नेचर बताएंगे हम, ये अट्रैक्टिव नेचर का। ओके, वेक्टर क्वांटिटी जब भी कैलकुलेट करो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब भी कैलकुलेट करो, तो उसमें नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेचर और डायरेक्शन बताने के लिए होता है, उस वैल्यू को पुट करने के लिए नहीं होता है। लेकिन अगर कोई स्केलर चीज फाइंड आउट करोगे, तो अगर चार्ज नेगेटिव दिया है तो उसमें नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो कैसा नेचर होगा उसका, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। वेरी गुड। सबका क्लियर है कि किसी को कोई डाउट है? अगर किसी से नहीं बना है बताइएगा। Q1 कितना था? 3 माइक्रोकूलम। Q2 कितना था? -3 माइक्रोकूलम। R 3 सेंटीमीटर एज इट इज। तो F की वैल्यू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 9, 10 का पावर 9, 3 इंटू 10 का पावर -6, 3 इंटू 10 का पावर -6। कुछ बच्चों के मन में होगा कि नेगेटिव साइन आपने क्यों नहीं रखा? नेगेटिव साइन मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे नेचर पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव नेचर का लग रहा है। अगर 90 न्यूटन आया है तो आप यहाँ पे साइड में लिख देंगे अट्रैक्टिव। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। टू चार्ज sphere of charges 2 into 10 का पावर -7 कूलम, 2 into 10 का पावर -7 कूलम and 3 into 10 का पावर -7 कूलम, 3 into 10 का पावर -7 कूलम are placed at the separation of 2 centimeter, are placed at the separation of 2 centimeter. Find the electrostatic force
Find the magnitude of electrostatic force. Find the magnitude of electrostatic force. क्वेश्चन क्लियर है? दो चार्ज स्क्वायर है, दोनों का चार्ज दिया हुआ है, कूलम में दिया हुआ है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सेपरेशन सेंटीमीटर में दिया है, उसको मीटर में चेंज कर लेंगे और बताएंगे। So 1.35. 1.35 सबका आ रहा है उतना? यस सर। Yes, sir. यस सर। न्यूटन। कैसा नेचर होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? Repulsive. वेरी गुड। देखिए, ये तो कूलम्स लॉ का बेसिक स्टेटमेंट था जो कि बोर्ड में पूछता है। साथ ही साथ हम लोगों को इससे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं, मतलब कम से कम 5 टाइप का, मिनिमम 5 टाइप का न्यूमेरिकल इस रिलेटेड हम लोग सीखेंगे मिनिमम, जो कि आगे की क्लासेस में कंटिन्यू हो। देखिए, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मेरा जो पर्सनल मानना है, एक फिजिक्स आपका तभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें से कितने % बच्चे हैं जिनको सिर्फ बोर्ड करना है, क्योंकि पहले क्लियर रहता है तो पता रहता है कि कहाँ तक ले जाना है। ऑनेस्ट बोलना है, शर्माना बिल्कुल नहीं है कि और मेरे को लोग क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, आपकी अपनी मर्जी है। बताइए। मैक्सिमम बच्चे जो है वो बोर्ड्स के लिए हैं या आगे जेईई या नीट के लिए अपने आप को देख रहे हैं? सर हम बोर्ड के लिए हैं। अच्छा, और बाकी? अच्छा चलो ठीक है, सर से आप लोग आपस में जेईई बात। के लिए। हाँ, तो जिसका जो भी अपना है मोटिव वो सर को अपने बता देगा। उसके बाद से हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, थियरी A to Z होगा, न्यूमेरिकल A to Z होगा। जिन बच्चों को बोर्ड सिर्फ पढ़ना है, मैं बता दूंगा कि अब ये बोर्ड तक था, इसके बाद का जो न्यूमेरिकल जो कराया जाएगा वो आपको सीखना है। अगर सीख लिए तो बहुत अच्छा, नहीं सीखे तो भी बहुत अच्छा, लेकिन कोशिश करना है कि सीख ले। हाँ, प्रैक्टिस उससे रिलेटेड नहीं करें, प्रैक्टिस भले मत करना, लेकिन जो बोर्ड पे सिखाया जाएगा वो सीख जरूर लेना। नहीं तो आज नहीं तो कल उसका यूज तो जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना बोर्ड का सारा कवर करेंगे, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या किसी भी बोर्ड का हो। और साथ ही साथ हम लोग जेईई और नीट के तरफ भी अपने आप को रखेंगे, और जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस यहाँ पर होगा। जो बच्चा सिर्फ बोर्ड के लिए फोकस कर रहा है वो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस घर पे नहीं करेगा, क्लास में सीख लेगा। क्लियर है? और ये आपकी अपनी चॉइस होगी, प्रैक्टिस करना है या नहीं करना बोर्ड वाले बच्चों की, लेकिन सीखना जरूर है, क्योंकि क्वेश्चन सीखने से और भी कंसेप्ट क्लियर होता है। और आप सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से सीबीएसई बोर्ड में जो फिजिक्स का पेपर आ रहा है वो थोड़ा टफ आ रहा है, और उन बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है जो थोड़ा सा अपने आप को अलग तरीके से पढ़े रहते हैं, थोड़ा कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए रहते हैं, तो उनके लिए पेपर आसान हो जाता है। और जो नॉर्मल सरफेस पे पढ़ाई करके गया होता है उसको वो पेपर थोड़ा टफ लगने लगता है। तो ये तो बाकी की क्लासेस हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है
कि हमारा थियरी अच्छे से कंप्लीट हो, हमारा एनसीईआरटी का पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो, प्रीवियस ईयर अच्छे से कंप्लीट हो, साथ ही साथ अगर हम जेई या नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कराई जाए और वो भी समझ में आए और उससे भी रिलेटेड प्रैक्टिस कराए। क्लियर है? यस सर। Yes. चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।